अगर आप ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो और आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि किसी कॉलेज में एडमिशन लेने की वजह से शायद आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि वेदर यू शुड गो टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तो इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा कि क्या इससे आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट इसका आता है कि वेदर यू आर गोइंग इनटू अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, और वो कौन से कोर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका वीज़ा अप्रूव या रिजेक्ट हो सकता है। सो इस वीडियो में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा वो तमाम फैक्टर्स या वो जो कोर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर इसका असर पड़ सकता है, आपका वीज़ा एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकता है। और इस बात को भी मैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि क्या वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है इस वजह से अगर आप किसी कॉलेज में जाते हो। हाय एवरीवन, दिस इज़ उस्मान। अक्सर मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़ता हूँ, कमेंट्स देखता हूँ स्टूडेंट्स की जो ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। उनके माइंड में ये क्वेश्चन या कंसर्न होता है कि अगर वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे और स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका वीज़ा एप्लीकेशन शायद रिजेक्ट हो जाएगी, चांसेस आर मोर कि उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। उनके माइंड में ये क्वेश्चन होता है और उनको लगता है कि अगर वो यूनिवर्सिटी में जाएंगे तब ही उनको स्टूडेंट वीज़ा अप्रूवल आएगा, अगर वो किसी कॉलेज में जाएंगे तो शायद उनको स्टूडेंट वीज़ा अप्रूवल नहीं मिलेगा। सो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ वो की कंपोनेंट्स डिस्कस करूंगा कि जिसकी वजह से आपका वीज़ा अप्रूव या रिजेक्ट होता है, और इसको हम डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके स्टूडेंट वीज़ा अप्रूवल या रिजेक्शन का इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ है कि आप किसी कॉलेज में जा रहे हो या किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। इस वीडियो में मैं वो की कंपोनेंट्स डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से आपको स्टूडेंट वीज़ा आपको मिल सकता है या आपका स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। और दूसरा ये कि सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तो ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ा के लिए अगर आप बैचलर्स और मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो आप सब क्लास 500 के लिए जा रहे हो। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स आपकी एप्लीकेशन को सिर्फ इस चीज़ पे असेस नहीं करता कि आप किसी कॉलेज में जा रहे हो या किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, और वो सिर्फ इस बेस पे डिसीजन नहीं लेता कि उसने आपका वीज़ा एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। सो सिंपली सिर्फ इस बात पे आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा कि आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, या सिंपली इस चीज़ पे आपको वीज़ा नहीं मिल जाएगा कि आपने किसी बहुत ही एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया ऑस्ट्रेलिया में। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने डिफरेंट क्राइटेरियाज़ बनाए हुए हैं, उन क्राइटेरियाज़ के ऊपर वो आपकी एप्लीकेशन को असेस करता है। आपकी एप्लीकेशन अगर उन तमाम क्राइटेरियाज़ को सेटिस्फाई करती है दैन आपको वीज़ा मिल जाता है। अगर आपकी एप्लीकेशन उन तमाम क्राइटेरियाज़ के ऊपर पूरा नहीं उतरती है, सेटिस्फाई उनको नहीं करती है, दैन आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। वो कौन से ऐसे की कंपोनेंट्स हैं जिसकी बेस पे डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स आपकी एप्लीकेशन को असेस करता है। बाय द वे, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को कहा जाता है। सो वो 5 कोर कंपोनेंट्स जिसकी वजह से आपको वीज़ा मिल भी सकता है और आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दे आर वेदर यू आर अ जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट विच इज़ GTE, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी, योर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, योर एनरोलमेंट इन अ क्राई कोर्स रजिस्टर कोर्स, एंड वेदर यू मीट हेल्थ एंड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट्स। ये वो 5 कोर कंपोनेंट्स हैं जिसकी बेस पर डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ओवरऑल आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को असेस करता है, एंड इसकी बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने आपको वीज़ा इशू करना है या नहीं करना। Okay, let's discuss now the first core component which is GTE, genuine temporary entrant. So genuine temporary entrant is one of the key component जिसकी बेस पे इमिग्रेशन ये डिसीजन लेती है कि उन्होंने आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट में बेसिकली आपने इमिग्रेशन को ये प्रूव करना है कि आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी पर्पसेस के लिए जा रहे हो। ये अरेंजमेंट एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, फॉर एग्जांपल 2 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए, और आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपनी होम कंट्री में वापस आओगे। दैट्स व्हाट यू हैव टू सेटिस्फाई डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर। ये है जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। और जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंस या एंट्रेंट या GTE जो होता है उसके ये एक कंडीशन है, राइट। इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए
आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हो। लोग अक्सर इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि GTE और SOP में क्या फ़र्क है। SOP मीन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो बेसिकली GTE इज़ अ रिक्वायरमेंट जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को आपने सेटिस्फाई करना होता है कि आप टेम्पररी एंट्रेंट ही हो। आप टेम्पररी एक आपका जो गोल है कि आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, एक टेम्पररी अरेंजमेंट के लिए सर्टेन नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए आप जा रहे हो, उसके बाद आप वापस आ जाओगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बेसिकली आप लिखते हो कि आप ये वाला स्कूल या यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ कर रहे हो, आप ये वाला कोर्स क्यों चूज़ कर रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज़ कर रहे हो। ये सारे क्वेश्चन जो वाई हैं इसके आपने आंसर देने होते हैं और आपने सेटिस्फाई करना होता है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर को इन तमाम वाइस के ऊपर कि क्यों ये कॉलेज, क्यों ये यूनिवर्सिटी, क्यों ये कोर्स, क्यों ऑस्ट्रेलिया, कोई और क्यों नहीं। और ये कि आपके पास इसमें भी थोड़ा सा आपने उनको काइंड ऑफ ये श्योरिटी देनी होती है कि आपके पास फाइनेंशियली आप इतने कैपेबल हो कि आप अपने फंड्स अरेंज कर सकोगे थ्रू आउट योर स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, लाइक 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, व्हाटएवर द ड्यूरेशन ऑफ योर डिग्री इज़। सो बेसिकली GTE में आपने डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को ये तसल्ली देनी है कि मैं अपने स्टडी पर्पसेस के लिए जा रहा हूँ। अगर और बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने उनको ये सेटिस्फाई करना होता है कि जिस कोर्स में आप जा रहे हो वो आपकी फील्ड से रेलिवेंट है। ऐसे नहीं है कि आप पाकिस्तान में जो है वो आप पाकिस्तान में बैचलर्स ऑफ बिज़नेस कर रहे थे लेकिन अब आप ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग के डिप्लोमा के लिए जा रहे हो। तो आपने उनको प्रूव करना है कि जिस फील्ड में आप जा रहे हो वो फील्ड आपसे रिलेटेड है, और अगर आप फील्ड चेंज भी कर रहे हो तो आपने उसको लॉजिकली प्रूव करना है, उनको सेटिस्फाई करना है कि आप क्यों वो फील्ड, अगर आप फील्ड चेंज कर रहे हो तो आप फील्ड चेंज क्यों कर रहे हो। सो अगर मैं MBA के लिए जा रहा हूँ और मैंने BBA किया हुआ है पाकिस्तान से, तो ये एक बड़ा ही सॉलिड फाउंडेशन है मेरे लिए प्रूव करने के लिए उनको कि मैं अपनी फील्ड में ही फर्दर स्टडीज़ के लिए जा रहा हूँ। सो दिस इज़ व्हाट द पर्पज़ ऑफ GTE/SOP इज़। GTE इज़ रिक्वायरमेंट एज ए सेट। सो आप SOP लिख के स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ के ज़रिए उनको ये सेटिस्फाई करते हो और डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर की ये जो रिक्वायरमेंट है GTE उसको आप फुलफ़िल करते हो विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़। और बेसिकली इसका मकसद एज ए सेट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को ये अवेयर कराना है या उनको ये तसल्ली देना है कि भाई मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैं वापस आ जाऊँगा और मैं किसी इलीगल मीन्स को यूज़ करते हुए वहाँ पे ओवरस्टे नहीं करूँगा, इलीगल काम नहीं करूँगा वर्क। मैं अपनी जो भी मतलब डिग्री है उसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा अनटिल एंड अनलेस आई गेट द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीज़ा जो कि आपको मिलता है। एंड देन उसके बाद अगर आप पॉइंट बेस्ड सिस्टम को यूज़ करते हुए वहाँ का इमिग्रेशन, वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी लेते हो, दैट्स ओके। बट ये सब आपको मेंशन नहीं वहाँ पे करना होता, बस आपने उनको ये सेटिस्फाई करवाना होता है कि ये वाला कॉलेज क्यों, ये वाली यूनिवर्सिटी क्यों, ये वाला कोर्स क्यों, वाई ऑस्ट्रेलिया, कोई और कंट्री क्यों नहीं, पाकिस्तान क्यों नहीं। इन सारे वाइस के आपने उनको आंसर दे के आपने उनको सेटिस्फाई करना होता है कि आप एक जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट के तौर पे ही ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो। So basically if I want to explain in easy words, GTE रिक्वायरमेंट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया आपसे कहता है कि भाई प्रूव करो कि आप टेम्पररी एंट्रेंट के तौर पे आ रहे हो, और SOP वो टूल है जिसकी मदद से आप GTE की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करते हो। GTE आपकी बड़ी तगड़ी होनी चाहिए, इन अलाइनमेंट विद डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स गाइडलाइंस होनी चाहिए ताकि आप उनकी इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सको। और आपका ये जो पहला कोर कंपोनेंट है आप इसको चेक मार्क कर सको कि हाँ भाई मैं यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को। यहाँ पे कोई ऐसी मैंने लूप होल नहीं छोड़ा जिसकी वजह से मेरी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। नंबर 2 पे आ जाता है फाइनेंशियल प्रूफ। आपने ऑस्ट्रेलिया अगर स्टडी वीज़े के लिए जाना है तो आप ने डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को ये प्रूव करना है कि आपके पास इनफ फंड्स हैं, आप फाइनेंशियली इतने साउंड हो कि आप वहाँ पे जाके ऑस्ट्रेलिया में अपनी डिग्री है उसकी ट्यूशन फ़ी और आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस को बेयर कर सकते हो। आपने डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को वो फाइनेंशियल एविडेंसेस प्रोवाइड करने होते हैं यहाँ पे कि मैं या मेरे जो फैमिली है जो भी मेरी स्टडीज़ को स्पॉन्सर कर रहे हैं वो इस केपेबल हैं कि वो मेरी स्टडीज़ को मेरी स्टडीज़ को फ़ंड कर सकते हैं। मेरे स्टे को 2 साल 3 साल जो भी ऑस्ट्रेलिया है वहाँ मुझे रहने के लिए जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो उसको फ़ंड कर सकते हैं। आपने डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को ये नहीं कहना कि भाई मैं उधर जाके कमा के
फिर अरेंज कर लूँगा। आपने उनको फाइनेंशियल प्रूफ देने हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जिसकी वजह से वो सेटिस्फाई हों कि हाँ आपके पास इतने फ़ंड्स हैं कि आप 2 साल की अपनी डिग्री और अपने लिविंग एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हो। इतने फ़ंड्स आपने साइड पे रखे हुए हैं स्पेशली फॉर दिस पर्पज़ कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, अपने स्टूडेंट वीज़ा, अपनी डिग्री कंप्लीट करोगे, आप 2 साल वहाँ पे रहोगे, वहाँ पे आपके लिविंग एक्सपेंसेस इतने हैं वो आप उनको बेयर कर सकते हो और आपके पास इनफ फंड्स आपने एक साइड पे रखे हुए हैं ताकि आप इस पर्पज़ के लिए उन फंड्स को यूटिलाइज़ कर सकते हो। सो नंबर 2 इज़ फाइनेंशियल प्रूफ या फाइनेंशियल कैपेसिटी जो आपने प्रूव करनी होती है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को और आपने उनको सेटिस्फाई करना होता है। सो ये वो दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से आपका वीज़ा एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकता है। अगर डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को ये लगता है कि आप जो कह रहे हो, जो फाइनेंशियल जो एविडेंस आप प्रोवाइड कर रहे हो वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, लाइक अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे कह रहे हो कि भाई मेरे पास इनफ फंड्स हैं, मैं वहाँ पे जाके अपनी स्टडीज़ को फ़ंड कर सकता हूँ, अपने लिविंग एक्सपेंसेस मीट कर सकता हूँ, बट आपके पास जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, आपके लोन लेटर्स हैं, वो इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, उनके वहाँ पे आपके पास इनफ सेविंग्स नहीं है, इनफ फंड्स नहीं हैं, तो दैन आपका वीज़ा डेफिनेटली रिजेक्ट होगा। या अनटिल एंड अनलेस डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स आपसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई यहाँ पे ये आपके फाइनेंशियल जो एविडेंसेस आपने प्रोवाइड किए हैं वो इनफ नहीं है, हमें और ज़्यादा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स अगर आपके पास इनसफिशिएंट फंड्स हैं, आप ये प्रूफ नहीं कर सकते हो कि मैं फाइनेंशियली इतना स्टेबल हूँ या मेरी फैमिली फाइनेंशियली इतनी स्टेबल है, हमारे पास इतने इनफ फंड्स हैं कि हम अपनी स्टडीज़ को फ़ंड कर सकते हैं, दैन आपका वीज़ा इस बेस पे रिजेक्ट होता है। तो ये वो दूसरा की कंपोनेंट है ये जिसकी बेस पे आपका वीज़ा एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 1 was GT, नंबर 2 फाइनेंशियल प्रूफ एंड नंबर 3 पे आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। सो आपने मिनिमम जो रिक्वायर्ड स्कोर है इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो आइल्स का वो आपने लेना होता है। अगर आप आइल्स का मिनिमम स्कोर जो है वो नहीं लेते हो तो आपका वीज़ा ज़ाहिर आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर सकते हो, आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हो। बैचलर्स के लिए ओवरऑल 6 हैं, नो बैंड लेस दैन 5.5, और मास्टर्स के लिए या हायर डिग्रीज के लिए 6.5 जो है वो आपको स्कोर रिक्वायर्ड होता है। बट यू कैन चेक द रिक्वायरमेंट्स, आइल्स की जो लेटेस्ट रिक्वायर्ड स्कोर है उसके लिए आप डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट या यूनिवर्सिटी और कॉलेज की वेबसाइट को भी चेक कर सकते हो। सो ये वो तीसरा पॉइंट है जिसकी वजह से आपका वीज़ा एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 4 पे आ जाता है क्राई कोर्स रजिस्टर कोर्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट की वजह से आप खुद चेक कर सकते हो कि क्या मुझे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ वो वेबसाइट भी शेयर करूंगा और आपको अभी डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि आप उस वेबसाइट पे जाके खुद से आप चेक कर सकते हो। इवन आप अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने लैपटॉप से इस वेबसाइट पे जाके आप खुद ही चेक कर सकते हो कि जिस यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज में आप जाना चाह रहे हो क्या उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना सेफ़ है या नहीं है। हाली आप खुद से बगैर किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट की हेल्प के, बगैर किसी एक्सपर्ट की हेल्प से आप ये कंफर्म कर सकते हो कि क्या मैं अगर इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाऊंगा तो क्या मेरा वीज़ा रिजेक्ट या एक्सेप्ट सिर्फ इस बेस पे तो नहीं होगा कि मैं इस कॉलेज या इस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। सो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि क्या मुझे इस कॉलेज में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ क्राई कोर्स? क्राई कोर्स इज़ बेसिकली एन एब्रीविएशन ऑफ कॉमनवेल्थ रजिस्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कोर्सेज फॉर ओवरसीज स्टूडेंट। सो बेसिकली अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो आपने सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि क्राई कोर्स रजिस्टर है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी या नहीं है, एंड सेकेंडली जो कोर्स जिसमें आप इनरोल्ड होने जा रहे हो क्या वो कोर्स क्राई कोर्स रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर आप जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा रहे हो अगर वो क्राई कोर्स रजिस्टर्ड कोर्स नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर उसको उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को अलाउ ही नहीं करता है। क्राई कोर्स रजिस्टर होने का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स
उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को, उस इंस्टीट्यूशन को ये अलाउ करता है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को होस्ट कर सकता है, उनको बुला के उनको डिग्री प्रोग्राम्स में एनरोल्ड कर सकता है। दैट्स व्हाट क्राइकोर्स रजिस्टर्ड प्रोवाइडर मीन्स। एंड क्राइकोर्स रजिस्टर्ड कोर्स का मतलब फिर फर्दर ये है कि वो जो क्राइकोर्स रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है, इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसका वो जो फर्दर आगे जो भी इंडिविजुअल कोर्स है, MBA, बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग, मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग, वो क्राइकोर्स रजिस्टर्ड कोर्स होना चाहिए। अगर वो स्कूल क्राइकोर्स रजिस्टर्ड है बट उसका मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग क्राइकोर्स रजिस्टर्ड कोर्स नहीं है, तो आप उस कोर्स में एनरोल्ड हो नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप उस कोर्स, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। सो ये वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल या मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कंपोनेंट है जिसकी वजह से आपको आपका वीज़ा मिलता है, ये रिजेक्ट होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो एडमिशन लेने से पहले, फ़ीस जमा करवाने से पहले आप ये मेक श्योर करो कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो क्या वो क्राइकोर्स रजिस्टर्ड है कि नहीं है। ऑफ कोर्स एजेंट्स को पता होता है, बट अगर आप उस फेज़ में हो जहाँ पे आप कंफ्यूज हो कि आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप कि आपको कॉलेज में जाना चाहिए या यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, तो आपने क्राइकोर्स की वेबसाइट पे जाके ये कंफर्म कर लेना है कि जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो या यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वो क्राइकोर्स रजिस्टर्ड है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस जो प्रोग्राम में आप जा रहे हो उस प्रोग्राम्स को ऑफ़र करती हैं, तो आप सिंपली क्राइकोर्स की वेबसाइट पे जाके अपने कोर्स का नाम लिखो और जिस रीजन में आप जाना चाह रहे हो, अगर आप न्यू साउथ वेल्स विच जहाँ पे सिडनी है, जिस रीजन में अगर आप उधर जाना चाह रहे हो तो आप सिंपली क्या करोगे, आप उधर जाके अपने कोर्स का नाम लिखो, न्यू साउथ वेल्स चूज़ करो, तो जितने भी क्राइकोर्स रजिस्टर्ड प्रोवाइडर उस रीजन में हैं उस सबका नाम आ जाएगा। विच मीन्स कि आप उनमें से किसी भी अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आप बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हो आपका वीज़ा हरगिज़ इस बात पे रिजेक्ट नहीं होगा कि आपने कॉलेज में क्यों अप्लाई किया है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज़ कि ये मैटर नहीं करता है कि आप किसी कॉलेज में जा रहे हो या किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, सिर्फ ये मैटर करता है कि जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो क्या वो क्राइकोर्स रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर वो क्राइकोर्स रजिस्टर्ड है यू गुड टू गो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो और अगर आप बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हो तो आपको वीज़ा मिलेगा। आपका वीज़ा इस बात पे कभी रिजेक्ट नहीं होगा कि आपने ABC कोर्स में ABC यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई किया है, ऑल्दो वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज क्राइकोर्स रजिस्टर है, बट सिर्फ इस बेस पे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा कि जी वो कॉलेज है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। सो ये टोटल मिथ है, इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स इस बात पे आपकी वीज़ा रिजेक्ट कर देगा कि सिर्फ इस वजह के कि आप कॉलेज में गए हो, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ये देखेगा कि जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो वो क्राइकोर्स रजिस्टर्ड है या नहीं है। लेट मी शो द वेबसाइट जहाँ पे जाके आप ये चेक कर सकते हो कि जिस कोर्स में आप जा रहे हो या जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो वो क्राइकोर्स रजिस्टर्ड है कि नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उधर जाके ये कंफर्म कर सकते हो। सो लेट मी शो यू द वेबसाइट एंड लेट मी शो यू हाउ यू कैन कंफर्म कि जिस कोर्स या जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा रहे हो वो क्राइकोर्स रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर आप चेक करना चाहते हो कि कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज क्राइकोर्स रजिस्टर प्रोवाइडर है या नहीं है, या जिस कोर्स में आप जा रहे हो वो कोर्स क्राइकोर्स रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट विच इज़ cricos.education.gov.au पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको होम पेज पे आप देख सकते हो दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि आप कोर्स सर्च कर सकते हो, एक इंस्टीट्यूशन सर्च कर सकते हो। ये रीजन मैप दिया गया है कि आप कौन कौन से रीजन्स में जाना चाहते हो। आई बिलीव दिस इज़ तस्मानिया। सो व्हाट यू डू इज़, लेट्स से आप कोर्स सर्च करते हो, आपको नहीं पता कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ये कोर्स ऑफ़र कर रहा है, आप क्या करोगे, आप कोर्स सर्च के ऊपर आओगे। कोर्स सर्च में आने के बाद आप लेट्स से न्यू साउथ वेल्स में जाना चाहते हो और आप जो कोर्स में जाना चाहते हो लेट्स से वो बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग है, इसको चूज़ करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे स्टार्ट सर्च करो। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वो कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। ये जो लिस्ट है ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी दोनों आ रही हैं। सो सबसे पहले ये मिथ कि सिर्फ यूनिवर्सिटी को वीज़ा मिलेगा वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, वो गलत है, क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों को
वीज़ा इस बेस पे मिलना है कि क्या वो कोर्स क्राई कोर्स रजिस्टर्ड प्रोवाइडर हैं या नहीं है, एंड सेकेंडली जो कोर्स जिसमें आप एनरोल्ड हो रहे हो वो क्राई कोर्स रजिस्टर्ड है या नहीं है। सो लेट्स से आप इस यूनिवर्सिटी पे क्लिक करते हो, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग ऑफ़र कर रहे हैं। आप क्या करोगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने 2 चीज़ें चेक करनी है। नंबर 1 आपने चेक करना है कि जिस कोर्स में आप जा रहे हो बैचलर ऑफ अकाउंटिंग जिसका नाम है अगर, तो क्या वो क्राई कोर्स रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो यू कैन सी कि ये क्राई कोर्स रजिस्टर्ड कोर्स है बैचलर ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उसको एक यूनिक क्राई कोर्स कोड दिया गया है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज का अपना अलग से क्राई कोर्स कोड होता है, और फिर आगे जो कोर्स वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऑफ़र कर रही है उसका अलग से कोर्स क्राई कोर्स कोड भी होता है। सो इसका बैचलर ऑफ अकाउंटिंग का क्राई कोर्स कोड जो है वो ये है 061316G। एंड सिमिलरली अगर आप मेक श्योर करना चाहते हो कि क्या वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज क्राई कोर्स रजिस्टर्ड है या नहीं है, आपने इंस्टीट्यूशन डिटेल्स के टैब पे आना है। यहाँ पे आप आके देख सकते हो कि ये यूनिवर्सिटी क्राई कोर्स रजिस्टर्ड है और उसका यूनिक क्राई कोर्स जो कोड है वो यहाँ पे दिया गया है 00003G। यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन उन्होंने यहाँ इसकी दी गई है। आप कॉन्टैक्ट पेज पे आओगे तो आप यहाँ पे आके देख भी सकते हो कि डिफरेंट मतलब इसका जो प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो कौन है यूनिवर्सिटी की। अगर आप ईमेल एड्रेस ईमेल करना चाहते हो किसी ये डायरेक्टर का ईमेल उन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको यूनिवर्सिटी के होम पेज पे ले जाएगा। अगर ये तो ऑप्शन था कि अगर आपको पता है कि आपने कौन से कोर्स में जाना है, और अगर आपको नहीं पता कि यूनिवर्सिटी कौन कौन सी ऑफ़र कर रही है। लेट्स से आपको पता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाना चाहते हो, बट आप मेक श्योर करना चाहते हो कि क्या वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज क्राई कोर्स रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है या नहीं है। आप क्या करोगे, आप इंस्टीट्यूशन सर्च के पेज पे आओगे, यहाँ पे आके आप अपना स्टेट चूज़ करोगे, यहाँ पे आप इंस्टीट्यूशन का नाम लिखोगे और आप इसको सर्च कर लोगे। अगर आपके पास कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट है या आपको वैसे ही पता है कि क्राई कोर्स कोड क्या है उस यूनिवर्सिटी का, आप यहाँ पे सिंपली उस कोड को लिखोगे, स्टार्ट सर्च करोगे, अगर वो वैलिड होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होने लग जाएगी। सो अगर आप देखना चाहते हो यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का, तो उसका बेस्ट हल यही है कि आप क्राई कोर्स की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जाके ये इन्फॉर्मेशन सारी आप वैलिडेट करो। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाना चाह रहे हो बट वो क्राई कोर्स रजिस्टर नहीं है, इट्स अ बिग रेड फ्लैग। इसका मतलब है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर उसको अलाउ ही नहीं करता है कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को होस्ट कर सके, उनको एनरोल कर सके। अगर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज क्राई कोर्स रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है एंड सेकेंडली उसका कोर्स जिसमें आप जा रहे हो वो भी क्राई कोर्स रजिस्टर्ड कोर्स है, तो इस बात के ऊपर आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हो। एज लॉन्ग एज यूनिवर्सिटी या कॉलेज क्राई कोर्स कंप्लाइंट है तो आपको इस बात पे वीज़ा कभी भी आपका रिजेक्ट नहीं होगा कि आप फ़लाँ कॉलेज में जा रहे हो या फ़लाँ यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। रादर आपको किसी महंगी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए था, इसकी वजह से कभी भी आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स का क्राइटेरिया है, उसकी बेस पे डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ये डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स का क्राइटेरिया है। इसी क्राइटेरिया पे वो आपकी एप्लीकेशन को असेस करते हैं, ना कि ये कि आप इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। और जो लास्ट की कंपोनेंट है वो है ओवरसीज़ हेल्थ कवर। जब भी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट पाकिस्तान, इंडिया या जिस भी कंट्री से ऑस्ट्रेलिया स्टडी पर्पसेस के लिए जाता है उसको ओवरसीज़ हेल्थ कवर लेना होता है। गवर्नमेंट वांट्स टू मेक श्योर कि आपके पास हेल्थ कवर हो इन केस गॉड फॉरबिड आप सिक हो जाते हो, कोई इंजरी हो जाती है, कोई भी इलनेस हो जाती है, तो आपके पास आप उस हेल्थ कवर की बेस पे जाकर ट्रीटमेंट करवा सकते हो। सो ये वो 5 की कंपोनेंट्स हैं जिसकी बेस पे डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स आपकी स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन को असेस करती है। उसके बाद वो देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स वाले कि क्या आपको वीज़ा इशू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो अगर कोई आपको ये कहता है कि यार ABC कॉलेज या ABC यूनिवर्सिटी में कभी भी ना एडमिशन लेना, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, ये मिथ है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है जो लोग बगैर ये सॉलिड नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बगैर आपको दे रहे हैं। अगर आपने
देखना है कि क्या कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँगा तो मुझे वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वीज़ा मिलना या ना मिलना डिपेंड करता है। ये 5 की कंपोनेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये बेसिकली मेन कोर कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से आपको वीज़ा मिलता या रिजेक्ट होता है। अगर आप मेजर रिक्वायरमेंट्स जो भी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की हैं उनको फुलफ़िल करते हो तो आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज़ हेड टू डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑफिशियल वेबसाइट। आप वहाँ पे जाके डिटेल में चेक कर सकते हो कि जिस कोर्स में आप जा रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं या स्टूडेंट वीज़ा की ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फिर फर्दर अगर आप किसी कोर्स को देखना चाहते हो, वैलिडेट करना चाहते हो कि क्राई कोर्स रजिस्टर प्रोवाइडर है या कोर्स रजिस्टर है या नहीं है, तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्राई कोर्स की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। अगर आपने देखना है कि मुझे कितने फ़ंड्स चाहिए तो वो फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे दिए गए हैं। आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या होनी चाहिए वो भी दी गई है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज की वेबसाइट पे भी ये प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन की जाती है। सो अगर आप चाहते हो कि आप अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट करो, एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन आप लेना चाहते हो अपने स्टूडेंट वीज़ा को लेके, एंड यू शुड, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा ही की डिसीजन होता है। आपके आने वाले कई साल आपका करियर इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है और एक रॉन्ग डिसीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब भी इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो आप ख़ुद को जितना ज़्यादा एजुकेट हो सकता है आप उसको करो। यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जीज इन इट। आपको ठीक ठाक तरीके से रिसर्च करके एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि एज आई सेड ये आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा ही की डिसीजन होता है और इसकी वजह से आपके आने वाले कई साल इसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, आपका करियर इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो आपको इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ये नहीं कि जिसने जो भी कहा बस चुप करके वो कर लिया। आपको इसके ऊपर ख़ुद से रिसर्च करनी चाहिए। ये जितने भी की कंपोनेंट्स मैंने बताए हैं इसके ऊपर आपको टाइम स्पेंड करके इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करोगे तो आपके वीज़ा चांसेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अब आप हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो और आप उसके लिहाज से प्रिपरेशन कर रहे हो और आप जो एप्लीकेशन अपने स्टूडेंट वीज़ा की सबमिट कर रहे हो वो इन अलाइन विद दैट अंडरस्टैंडिंग है। रिक्वायरमेंट्स जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हुए जब आप एप्लीकेशन अपनी फ़ाइल करोगे वीज़ा एप्लीकेशन, तो आप जब इस चेक लिस्ट को पूरा करोगे तो होपफुली आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। बाकी वीज़ा मिलना ना मिलना ये जो है वो एट द डिस्क्रिशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर होता है। डेफिनेटली अगर आप ये सारे की कंपोनेंट्स जो कोर कंपोनेंट्स हैं इनको और उसके अलावा भी जो भी बाकी रिक्वायरमेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की हैं अगर आप उनको फुलफ़िल करते हो तो आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप इन की कंपोनेंट्स को अच्छे से एड्रेस नहीं करते हो, आप सेटिस्फाई नहीं करते हो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को इस पर, तो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी। ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने इस वीडियो में शेयर किया वो आपके लिए यूज़फुल थी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ लीव मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर an Australian student visa, good luck.